और विकल्प ढूंढा गया कि जहां से खुदती आ रही थी टनल, जबकि दूसरे छोर से वहां से टिहरी हाइडल प्रोजेक्ट वाले एक मिनी टनल बनाए ताकि उधर से भी काम शुरू हो जाए। एक चीज मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, ये मोदी जी की सरकार है। जिस साधन की जरूरत थी, चाहे वो साधन कहीं भी था भारत के अंदर, वो वहां पर पहुंच गए। तो मोदी जी ने एक गारंटी दी भारत के सब नागरिकों को कि आप अगर कहीं फंस गए, हम आपको निकाल लाएंगे, कहीं भी अगर आप फंस गए। और ये ऑपरेशन राहत से शुरू, यानी जिस देश ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत के यहां से डेलीगेशन आएगा, उस जगह पर भी हम अपना डेलीगेशन लेकर गए। मैंने कहा कि मैंने इतना काम कभी नहीं किया। आप तो फौज में रहे हैं, मोदी जी बहुत काम लेते हैं क्या? 1950 से जिसने आत्मनिर्भरता की बात ना की, लेकिन बात करना और उसको किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, वो फर्क होता है। बहुत बहुत स्वागत जनरल वीके सिंह साहब का। कुछ लोग सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए होते हैं, मुझे लगता है, वो चाहे सर्विस में रहें, चाहे सार्वजनिक जीवन में रहें। जनरल वीके सिंह उसी कैटेगरी में आते हैं। आर्मी चीफ के तौर पर उनके जो भी कदम रहे, उनकी ईमानदारी को लेकर जो पहल रही, और उसके बाद सरकार में मंत्री बनने के बाद, राजनीति में आने के बाद भी वो सुर्खियों में रहे। गाजियाबाद से जीते भी रिकॉर्ड मार्जिन से, तो यानी कि आप सुर्खियों में तो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सागर मंथन केस में। अभी हाल ही में आप एक और अच्छी वजह से सुर्खियां में आए थे, और उसी से शुरुआत मैं करूंगा। वो है उत्तराखंड में जो टनल में ऑपरेशन हुआ, वहाँ रहकर जो कुछ भी आपने किया, या जो जिस तरह की चुनौतियां थी, वो एक बार हमारे दर्शकों को अगर अपने ज़बान बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुनौतियां क्या थी और आखिरकार में जिस तरह से वो रेस्क्यू किया गया। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ मिनटों का विलंब हुआ, क्योंकि जो रोड है उसके ऊपर गाड़ी भी थोड़ी धीरे चल रही थी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मुझे गर्व भी है, और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इससे पिछला एक सत्र पांचजन ने जब किया था, वो 26 मुंबई के अंदर था, और मुंबई हमले के ऊपर जो एक आतंकवादी घटना हुई थी उसके ऊपर थी। जहां तक इस सिलक्यारा टनल की बात अगर हम करते हैं, दो तीन चीजें होती हैं जिनको समझना जरूरी है। पहली चीज, आमतौर पर जब कोई सुरंग बनती है या टनल बनती है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रास्ता थोड़ा छोटा हो जाए, थोड़ा अगर विकट पहाड़ी रास्ता है उसके अंदर आसानी हो जाए। और जो पद्धति होती है बनाने की, वो काफी समय से चली आ रही है। उसके अंदर आमतौर पर ऐसे हादसे कम होते, ये बात समझने की है। जहां तक सिलक्यारा टनल का मामला है, तकरीबन 4.5 किलोमीटर की टनल है, और तकरीबन 22 किलोमीटर रास्ता कम करने के लिए ये टनल बनाई जा रही थी। इसके अंदर जो जियोलॉजिकल सर्वे किया गया पहले, उसके हिसाब से कुछ इलाका था इसके अंदर जो कि संवेदनशील था, सेंसिटिव था, और इसलिए उस हिस्से को जब इन्होंने बनाना शुरू किया, आमतौर पर क्या होता है कि टनल बनाते टाइम हम दोनों तरफ से शुरू करते हैं ताकि टनल जल्दी बन जाए। एक तरफ से तकरीबन आधा रास्ता हो चुका था, जो आधी टनल हो चुकी थी, दूसरी तरफ से काम चल रहा था। और इस जो आधा रास्ता हो चुका था, इसके अंदर एक हिस्सा था जो कि संवेदनशील था, जो कि जियोलॉजिकली सेंसिटिव था, इसलिए उसको पक्का नहीं किया गया। अमूमन क्या होता है कि जब हम टनल बनाते हैं तो खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद ताकि वो गिरे ना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसके अंदर लोहे का इस्तेमाल होता है ताकि ग्राउटिंग हो जाए। कुछ लैटिस गर्डर्स लगाए जाते हैं ताकि वो छत की तरह बना रहे।
और उसके बाद शॉर्टक्रीटिंग की जाती है। शुरू के अंदर शॉर्टक्रीटिंग कम होती है, उसके बाद में जब इसको पक्का करते हैं तब शॉर्टक्रीटिंग ज्यादा होती है और कंक्रीटिंग की जाती है। उसके बाद कुछ हिस्सा जो कि संवेदनशील नहीं था उसको पक्का कर दिया गया था, और तकरीबन आश्चर्य की बात यह है 3-3.5 साल ये जो संवेदनशील इलाका था जिसको छोड़ दिया गया था, पक्का नहीं किया गया था, यहां कुछ नहीं हुआ। ना मिट्टी हिली, ना मिट्टी गिरी, और 3.5 साल के बाद सोचा गया कि अभी कुछ हुआ नहीं है, सेंसर सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अब इसको पक्का करना शुरू करते हैं। और जब उसको पक्का करने के लिए सफाई वगैरह करने लगे तब मिट्टी गिरने लगी, और वो मिट्टी जैसे प्लास्टिक होता है बिल्कुल उस तरह की हो गई थी, और वो जो गाड़ी लगी हुई थी सफाई के अंदर, आधी गाड़ी वो उसके अंदर दब गई, और उसके बाद सारा वो धीरे धीरे गिरने लगा, और इसके अंदर 41 लोग जो हैं वो फंस गए। दूसरी तरफ से टनल अभी पूरी खुदी नहीं है, इस तरफ से खुदी हुई थी, इधर वो मिट्टी गिर गई, तो 41 लोग उसके अंदर बंद हो गए। 2-3 चीजें जो अच्छी हुई, पहले मैं उनका जिक्र करता हूं। अच्छी चीज ये थी कि ये जिस इलाके में फंसे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का इलाका था, यानी कि इस 1.5-2 किलोमीटर में सुरंग पक्की हो रखी थी। पानी का पाइप था जिसको कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी का पाइप ठीक था, उसके द्वारा पानी आ रहा था, और बिजली उस इलाके में थी, यानी कि जब ये मिट्टी गिरी ना तो पानी डिस्टर्ब हुआ ना बिजली डिस्टर्ब हुई। ये एक अच्छी बात थी। शुरू के अंदर जैसे ही जब इस तरीके से कभी हादसा होता है तो कोशिश की जाती है कि जो मलबा गिरा उसको जल्दी से निकाला जाए ताकि लोगों को बाहर कर लिया जाए, और जितना उन्होंने मलबे को हटाने की कोशिश की उतना ही ज्यादा वहां पे गिरता गया, और इसलिए उनको निकालने के अंदर पहले दिन नाकामयाबी मिली। फिर सोचा गया कि एक ऑगर लेकर, ऑगर एक जैसे कॉर्क स्क्रू होता है उस तरह से होता है, जो कि जमीन के अंदर अगर आपको छेद करना हो तो छेद कर सकता है, साइड में आपको छेद करना तो छेद कर सकता है, और उसके साथ एक पाइप डालकर ताकि उन लोगों को निकाला जा सके। ये ऑगर उन्होंने वहां पर उत्तराखंड इरिगेशन डिपार्टमेंट से लिया, लेकिन वो उसकी पावर कम थी, उसकी मशीन की शक्ति कम थी। पहला जो उसको रुकावट मिली पत्थर की, वहीं पर रुक गया। आदमी अंदर हैं, मशीन आपकी रुक गई है, तो थोड़ा पैनिक होना जरूरी है। ये तकरीबन 1 दिन निकल चुका था। उसके बाद ढूंढ मची कि शक्तिशाली मोटर वाला ऑगर कहां पर है। कॉन्ट्रैक्टर के लोग और लोग सबसे पता किया गया तो पता चला कि नजफगढ़ के अंदर एक अमेरिकन ऑगर है जिसके मोटर की क्षमता है 750 हॉर्स पावर। ये जैसे ही पता लगा इसको उठवाया गया, इसके साथ फैसला किया गया कि हम 900 मिलीमीटर डायमीटर की पाइप डालेंगे और इस ऑगर के द्वारा छेद करते जाएंगे, पाइप को आगे बढ़ाते जाएंगे। रिस्क लेकर चलती हैं। एयरफोर्स ने कहा हम उतार देंगे क्योंकि जरूरी है। उन्होंने उसको उतारा, उसके बाद इन चीजों को आगे भेजा गया।
तीसरा दिन इसके अंदर शुरू हो गया और उस दिन जब हम गए, मशीन ठीक तरह से लग गई, मशीन ने काम शुरू कर दिया और एक आशा बनी कि शायद इसको हम 12 घंटे के अंदर क्लियर कर लेंगे, ताकि तकरीबन 57 मीटर के करीब पूरा का पूरा मलबा था, जिसमें पत्थर भी थे, मिट्टी भी थी, लोहा भी था। उस रात को एक बड़े पत्थर के कारण ऑगर मशीन को रुकना पड़ा। वो पत्थर यानी कि उस पूरे इलाके के अंदर बाकी मिट्टी प्लास्टिक की थी, लेकिन वो पत्थर बहुत सबसे जो सख्त पत्थर होता है बेसॉल्ट का, वो पत्थर था। पत्थर के कारण आगे नहीं बढ़ा, पत्थर धीरे धीरे उस मशीन के द्वारा तोड़ा गया और चौथे दिन जो है एक बड़ी रॉड थी जो कि उस ऑगर मशीन के अंदर फंस गई। अब आप इसके ऊपर सोचिए, इतनी मोटी लोहे की रॉड उस ऑगर के चारों तरफ ऐसे लिपट गई जैसे अंगूठी होती, यानी कि इस मशीन की इतनी ताकत थी कि वो जब चली तो उसके चारों तरफ वो लिपटती चली गई और उसके कारण ऑगर ने काम करना बंद कर दिया। ये सब का सब उस पाइप के अंदर फंस गया और तब फैसला लिया गया कि हमको पाइप भी काटनी पड़ेगी, इस ऑगर को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये फंस गया। दूसरा ऑगर लाना पड़ेगा। दूसरा ऑगर इंदौर में था, वहां से वो ऑगर उठाया गया, उसको पहुंचाया गया और फिर एक फैसला लिया गया कि हम 900 मिलीमीटर की जो डायमीटर पाइप है उसकी जगह हम 800 मिलीमीटर की करेंगे, क्योंकि पूरी जो आधी जो पाइप चली गई थी उसको पूरे को निकालना और दोबारा काम शुरू करने के अंदर देरी हो सकती थी। 800 मिलीमीटर की पाइप को हम 900 मिलीमीटर के डाय की पाइप के अंदर से डालकर आगे बढ़ सकते थे, इसलिए ऑगर को काट के उतना छोटा किया गया जो नया ऑगर आया, ताकि वो इसके अंदर फिट हो सके और काम फिर शुरू हुआ। एक चीज जो बहुत सामान्य सेनाओं के अंदर और बड़ी पुरानी चीज है, वो कहा जाता है कि जब तक आप जमीन पर रहोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और पुरानी जो इस पे कहावत जो बनी वो पहले विश्व युद्ध से बनी कि 1 look at the ground will give you 100 answers more than what you can get on a chair। तो इसलिए वहां पर होना जरूरी था, क्योंकि जब तक आप वहां पर नहीं होंगे तब तक ना तो आप जो काम कर रहे हैं लोग उनको प्रेरणा दे सकते हैं, ना जब कोई अचानक कोई रुकावट आ जाए तो उसके लिए अगर फैसला चाहिए तो वो दे सकते हैं। और इस समय जब ये दूसरी मशीन आ रही थी और ये फंसा हुआ था, तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि दूसरी चीजें भी साथ साथ शुरू होनी चाहिए, जिसमें एक था कि हम वर्टिकल ड्रिलिंग करें, जहां पे टनल है बिल्कुल ठीक ऊपर जाकर, ताकि वहां से एक रास्ता बनाया जा सके। उसके साथ साथ एक और ड्रिलिंग करें ऊपर से, जिसके द्वारा खाना भेजने के लिए पाइप लगाई जा सके। साथ ही साथ एक ड्रिलिंग की जाए साइड से, ताकि अगर ऊपर वाला सक्सेसफुल ना हो या ऑगर सक्सेसफुल ना हो, उधर से साइड से किया जा सके। और एक और विकल्प ढूंढा गया कि जहां से खुदती आ रही थी टनल, जबकि दूसरे छोर से, वहां से टिहरी हाइडल प्रोजेक्ट वाले एक मिनी टनल बनाए ताकि उधर से भी काम शुरू हो जाए। तो 4-5 ऑप्शंस लेकर काम हर एक के ऊपर शुरू करवाया गया। और एक चीज मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, ये मोदी जी की सरकार है, जिस साधन की जरूरत थी, चाहे वो साधन कहीं भी था भारत के अंदर, वो वहां पर पहुंच गया।
कुछ चीज़ें उड़ीसा में थी, उड़ीसा से आ गई, कुछ चीज़ें वलसाड में थी, वलसाड से आ गई, कुछ हमको डीआरडीओ से चाहिए था, वो हैदराबाद से आ गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके लिए अगर हमने सोचा कि हमारे पास वो होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं पहुंची। सब तरह के साधन हमारे पास पहुंचे, सब तरह के एक्सपर्ट्स हमारे पास पहुंचे। विदेश के एक संस्था है इंटरनेशनल टनलिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो हेड थे वो वहां पर आए, उनके साथ एक दो और एक्सपर्ट आए। हमारे यहाँ हमने सेना के जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको भी बुलाया ताकि उनके द्वारा तैयारी कराई जाए कि अगर जरूरत पड़े या ये काम आगे ना बढ़े तो वो मैनुअली टनल के साथ साथ जो उसकी जो छोर है उस छोर से एक टनल मैनुअली बनाते चले जाएं। और इसी टाइम पर फैसला लिया गया कि जिनको अब एक एग्जॉटिक नाम दे दिया गया, रैट माइनर्स, उनको कॉन्ट्रैक्टर के भाषा में खोदू बोलते हैं, खोदने वाले। ये लोग जमीन के नीचे काम करते हैं और खासकर शहरों में ज्यादा काम करते हैं जहां पर आप बिल्डिंग्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते और आपको पानी की पाइपलाइन डालनी है या सीवरेज की पाइपलाइन डालनी है, तो ये लोग उसके अंदर काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ढूंढकर बुला लिया गया ताकि कोई ऐसी चीज ना रहे जिसमें हम किसी विकल्प को पूरा ना कर सके। फिर इसके बाद बाधा आई, ये जो नई जो ऑगर मशीन चली, ये तकरीबन 50 मीटर जाने के बाद इसके अंदर लोहा फिर फंस गया और अब की बार पहले वाले जिस तरह से फंसा था उससे ज्यादा खराब तरीके से फंसा, पाइप भी डैमेज हो गई उसके अंदर। अब विकल्प क्या है कि ये 800 के बाद क्या आप 700 मिलीमीटर की पाइप डालेंगे उसके अंदर? तो एक हम लोगों ने फैसला लिया कि इस ऑगर को निकाला जाए और मानकर चलिए जिस तरीके से ऑगर फंसा हुआ था निकालना बड़ा मुश्किल था। उसको निकालने के लिए उसको काटना पड़ा। अब आप इस चीज को सोचिए, 800 मिलीमीटर डाया की पाइप है, उसके अंदर ऑगर है जिसके पंखे हैं, इन पंखों को काटना है। एक आदमी जाएगा गैस कटर लेकर उस छोटी सी जगह के अंदर पहले पंखे काटेगा, फिर आगे के पंखे काटेगा, उसके बाद फिर आगे चलता चला जाएगा। इसके अंदर बड़ा टाइम लगा हमको। तो कई बार लोग बाग कहते हैं जी आपको इतने दिन क्यों लग गए? उनको जमीन की चीज नहीं पता थी और हमको पंखे ही नहीं काटने पड़े, उसका जो मेन जो शाफ्ट था वो भी काटना पड़ा ताकि उसको निकाल सके। इसमें रोककर ये पूछ रहा हूँ कि इस दौरान आप वहां मौजूद रहे लगातार और किस आपको जब जानकारी मिली तो कितने दिन वहीं पे मौजूद था। मैंने इसलिए पहले बोल दिया कि जब तक आप जमीन पे नहीं होंगे तब तक आप फैसला नहीं ले सकते। ये चीजें दिल्ली बैठ के नहीं हो सकती, जब तक आप चीजों को देखेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको जैसे कह रहा हूं कि ऑगर मशीन थी, उसके पंखे काटने थे, आप सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन जब आप उसको जमीन पे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और इसके लिए हमने डीआरडीओ से रिक्वेस्ट की, प्लाज्मा कटर मंगाए। उन्होंने कहा हमारे पास एक लेसर कटर भी, हमने कहा वो भी भेज दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जी एक मैग्नीशियम कटर है मैग्मा करके, हमने कहा वो भी भेज दीजिए, जिससे जल्दी हो उससे काम होगा। जब प्लाज्मा कटर इस्तेमाल करने लगे तो कंपटीशन हो गया गैस कटिंग करने वालों के द्वारा और उनके बीच में, और गैस कटर्स ने कहा कि हम प्लाज्मा कटर फेल कर देंगे, हम उसे जल्दी काम करेंगे। अच्छा, लेसर कटर की मशीन बड़ी थी, वो पाइप के अंदर नहीं जा सकती थी, उसकी रीच बड़ी कम थी। और तीसरा जो मैग्मा कटर आया था उसके बहुत अच्छा कटर था, यानी कि आप मोटी से मोटी स्टील की चद्दर को कुछ ही देर में काट सकते हैं।
लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो 8,000 डिग्री तक जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। 8,000 डिग्री पाइप के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उसको फिर इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। तो ये पूरी कटिंग के अंदर टाइम लगा, और जैसे कटिंग खत्म हुई उसके बाद एक फैसला लिया गया कि अब कटिंग बहुत हो गई, क्योंकि पाइप को भी काटना पड़ा। उसके बाद हमने हमारे जो खोदू थे, जिनके ऊपर हमें विश्वास था और उनको विश्वास था कि वो कर सकते हैं, उनको लगाया गया। 7 मीटर बचा था, तो वो थोड़ा थोड़ा हटाते थे, पाइप को मशीन पुश करती थी, और इस तरह करके वो बाकी तकरीबन 8 मीटर जाने के बाद हम रास्ता खोल पाए और फिर हम लोगों को निकाल पाए। ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो दो जगह जो चल रही थी, एक जगह वो रुक गई 70 मीटर जाकर, एक जगह वो 32 मीटर पे जब पहुंची तो वहां पे चट्टान आ गई। चट्टान के ऊपर हम ज्यादा तेज नहीं चला सकते थे, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा होता है, वाइब्रेशन के कारण और मिट्टी गिर सकती थी। तो कई बार मुझे लगता था, और मैंने वहां पर लोगों को कहा कि जिस दिन हम सोचते हैं कि हम कुछ ही घंटे में काम कर लेंगे, उसी दिन जरूर गड़बड़ होती है। तो वो बन गया कि हम बोलेंगे नहीं कि कितने दिन में हम निकाल सकते हैं। शायद उसलिए सफलता भी मिली कि हम उनको निकाल पाए। एक अंग्रेजी में कहावत है, फेथ कैन मूव माउंटेन। आपके फेथ ने, आपकी टीम के फेथ ने उस माउंटेन को मूव किया। लेकिन कुछ निराशा के भी पल आते होंगे इस दौरान। आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री पल की जानकारी ले रहे थे। कभी निराशा के भी क्षण कुछ आए हों, या भरोसा था कि कर लेंगे? देखिए, भरोसा कभी नहीं टूटा। निराशा सिर्फ यही थी कि समय की दिक्कत हो रही है। अब जो अंदर लोग हैं उनको कैसे एंगेज किया जाए। पहले हमारे पास जो पाइप थी उसी से सब कुछ जाता था, पानी भी उसी से जाता था, हवा भी उसी से दी जाती थी, और खाने के जो पैकेट है वो कंप्रेस्ड एयर से उसी की तरफ पुश करते थे। फिर एक हमने नई पाइप डाली ताकि खाना उनका दूसरी पाइप से जा सके। एक पाइप सिर्फ कंप्रेस्ड एयर और पानी के लिए रहे। उसमें दूसरी पाइप लगने के बाद फिर कम्युनिकेशन के लिए बंदोबस्त भी अच्छा किया गया। इसके अंदर चिल्लाकर बात करनी पड़ती थी, दूसरे के अंदर तार वगैरह रिग कर लिया गया ताकि उनसे भी, वो किसी से अगर बात करना चाहते थे उनकी बात कराई जा सकती थी। कोशिश ये रही कि अंदर जो लोग हैं वो हतोत्साहित ना हो, और उसके लिए हमने वहां पर तकरीबन उनके लिए 10 दिन का खाना, 10 दिन के उनके लिए जरूरी कपड़े रखवाए। एक दिन उन्होंने कहा जी कि हमारे नाखून बहुत बड़े हो गए हैं। हमने कहा सबके लिए एक नेल कटर भी भेज दो। अच्छा। उसके बाद डिमांड आई कि जी अपने आप को एंगेज करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ताश भेजो। वो ताश भी भेजी गई। और अच्छी बात यह थी कि वहां पे एक मिक्सचर था, सुपरवाइजर भी थे, कुछ सीनियर भी थे और कुछ जूनियर भी थे। तो एक कंट्रोल वहां पर बड़ा अच्छा रहा एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि जब ऐसा वो होता है सबके सब अगर नौसिखिए हों या नए हों तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये चीजें हमारे अनुरूप चली। और सबसे ज्यादा खुशी तो हुई जब पहला आदमी निकल कर आया। उसके लिए भी एक आपको बताना चाहूंगा कि हमने कोशिश ये की थी कि जो स्ट्रेचर होंगी उसके नीचे पहिया लगाकर, ताकि उनको स्ट्रेचर पर वो लेटेंगे और हम खींच के उनको निकाल लेंगे। 2 को तो हमने निकाला। उसके बाद उन्होंने कहा जी इसकी जरूरत नहीं है। बाकी जो निकले 39 लोग वो रैंक कर निकले, और मेरे ख्याल से जितनी तेज स्ट्रेचर्स पे निकालते थे उससे ज्यादा तेज निकले, कि सबको निकलने की इतनी जल्दी थी। आपने इस तरह के कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। हम यमन से आपका बड़ा नाम आता है, ऑपरेशन राहत से लेके। इन कंपैरिजन देन इस तरह के ऑपरेशन में इसको कितना डिफिकल्ट मानते हैं, या पुराने जो उसका ऑपरेशन था उसको ज्यादा डिफिकल्ट? देखिए, हर ऑपरेशन अलग अलग परिस्थितियों में होता है, हर ऑपरेशन की अलग अलग चीजें होती हैं।
यमन का ऑपरेशन जो था उसमें अलग कठिनाइयां थी। हमारे पास शुरू में जो आंकड़ा था वो था कि 3000 भारतीय फंसे, और जब मैं पहली फ्लाइट से सना में गया, सना ने किसी ने मुझे बोला नहीं था, बाद में डांट भी लगी कि आप बिना बताए चले गए, और चल जाना इसलिए भी जरूरत है कि जब तक आप जाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। वहां जाकर पता चला जी, ना तो वहां पे कोई कम्युनिकेशन का साधन है, टेलीफोन की समस्या सब ठप हो रखी थी, कोई बस वगैरह टैक्सी वगैरह कुछ नहीं थी, आप लोगों को निकालेंगे कैसे? एयरपोर्ट टूटा हुआ था, रोज उसके ऊपर बमबारी होती थी। तो हमारे हवाई जहाजों को उतरने की भी दिक्कत थी। साथ साथ इतने लोगों को जब आप निकालने के लिए लाएंगे, आपके वहां पास पहले दिन 3 एयरक्राफ्ट थे, उसके बाद रोजाना हम 2 लेकर जाते थे। आप मान लीजिए कि एक हवाई जहाज के अंदर 180 लोग आते हैं, तो 2 हवाई जहाज के आदमी, उनको खाना उनके लिए एयरपोर्ट पर, किसी के पास छोटा बच्चा है उसके लिए कुछ होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो ये सब करने की जरूरत थी, जिस जो वहां पर जाकर समझ में आई। और इस सब के अंदर एक चीज और थी कि वहां 6 गुट थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, कौन किसके साथ लड़ रहा पता नहीं, लेकिन 6 के 6 आपस में लड़ रहे थे। जो यमन के अंदर इंटर वो हाँ राइवलरी जी, हो रही है। बिल्कुल। हूथियों के 2 ग्रुप थे, अच्छा। अलकायदा था, एक जो नए प्रेसिडेंट थे उनका ग्रुप था, एक पुराने प्रेसिडेंट थे उनका ग्रुप था, 6 ग्रुप थे ऐसे। और मैं पहले दिन गया, वहीं पे रुका सना के अंदर। अगले दिन ऑर्गेनाइज किया। शाम को जो हूती कमांडर थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि आप कल नहीं रुकिएगा यहाँ पर। मैंने उनसे पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि कुछ आपके लिए ज्यादा बड़ी खबर बन जाएगी, क्योंकि एक गुट को पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा किसी को बहाना नहीं देना चाहिए। तो अगले दिन, तीसरे दिन मैं वहां से वापस आ गया। फिर जब भी फ्लाइट जाती थी उसी के साथ जाता था, उसी के साथ आता था। अलग तरह की दिक्कत थी। इराक में गए, वहां पर अलग तरह की दिक्कत थी, जहां पे अपने लोगों को ढूंढना था। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, उस लड़ाई के बीच में हम लोग थे, और कोई बताने को तैयार नहीं था कि भारतीय के बारे में क्या खबर है क्या नहीं। और वो नहीं चाहते थे कि हम लोग जो 3 आदमी, मैं, एम्बेसडर और एक मेरे साथ हमारे विदेश विभाग के एक ऑफिसर थे, कि हम लोग मोसुल में रुके, क्योंकि मोसुल में कोई जगह नहीं थी। तो हमको वहां पर एक जो जो उन्होंने गवर्नर बैठाए थे, उनका एक छोटा सा कमरा था। उन्होंने कहा इसमें आप सो जाएंगे? हमने कहा जी सो जाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने 3 गद्दे डाल दिए और एक एक चादर दे दी, उस पे सो गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाद में गोली शोली चलती रहती है, वो ठीक है, ये तो पुरानी आदत है। क्या बात है। एक सवाल जो पैदा होता है जनरल साहब, क्योंकि आपने फौज में इतने साल बिताए और अब चूंकि रेस्क्यू में इस तरह के काम हो रहे हैं, हम वहां से निकाल के ला रहे हैं, भारत की एक ताकत, एक शक्ति के तौर पर भी चर्चा होने लगी है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं कि अब हमारी बात न सिर्फ सुनी जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, बल्कि कुछ दौरान इस तरह भी खबरें थी, जैसे आपने बताया कि हूतीज आपके पास आके बोल रहे हैं कि हम एक को नहीं देना चाहते तो आप चले गए। इसी तरह की खबरें यूक्रेन से थी कि हमको हमारे पैसेज को इंडिया के लोगों को निकालने के लिए जो वॉरिंग राइवल्स थे उन्होंने तक अपने अपने सीज फायर किए थे। इस भारत की बढ़ती हुई ताकत को के विषय में आप कैसे देखते हैं कि हमारी बात कुछ सुनी जा रही है, हमको गंभीरता से लिया जा रहा है? देखिए, जो सब लोग यहाँ पर बैठे, मैं उनको दो तीन चीज बताना चाहता हूँ। पहली चीज, 14 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में,
तो मोदी जी ने एक गारंटी दी भारत के सब नागरिकों को कि आप अगर कहीं फंस गए, हम आपको निकाल लाएंगे, कहीं भी अगर आप फंस गए। और ये ऑपरेशन राहत से शुरू हुआ। उसके बाद कई, आप देखते जाइए, चीजें हुई, हम सबको निकाल कर लाए। दूसरी चीज थी, एक बहुत सुनियोजित तरीके से, और मैं इसमें सारा श्रेय जो है मोदी जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर 193 सदस्य देश, अगर आप इसमें से भारत को निकाल दें तो 192 देश बनते हैं। अमूमन 14 से पहले जितने भी मंत्रिमंडल के या मंत्रियों के नीचे अलग अलग जो डेलीगेशन जाते थे कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने के लिए या किसी देश के साथ मिलने के लिए, ज्यादातर या तो वो यूरोप के अंदर थे या अमेरिका और कनाडा उसमें लगा लीजिए, एक दो देश आप साउथ ईस्ट एशिया में लगा लीजिए, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन 2014 के अंदर उन्होंने एक फैसला लिया कि हम 192 देश के अंदर एक मंत्री के नीचे डेलीगेशन भेजें। इस काम को करने के अंदर हमको 3 साल लगे। 3 साल के अंदर हम सब देशों के साथ, यानी जिस देश ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत के यहां से डेलीगेशन आएगा, उस जगह पर भी हम अपना डेलीगेशन लेकर गए। और इससे एक भारत की छवि, भारत की मित्रता और भारत के ऊपर भरोसा जो कायम हुआ, वो आगे आपको दिखाई देता है। चाहे संयुक्त राष्ट्र के अंदर हमें अपना जस्टिस भंडारी को अगर हमने आईसीजे के अंदर डलवाना था, और ये मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, फैसला लेट लिया गया, हमारे पास सिर्फ 3 महीने थे। अमूमन ऐसी चीजों के लिए फैसला 1 साल पहले लिया जाता है। 1 साल पहले से लॉबिंग शुरू होती है, नेटवर्किंग शुरू होती है। 3 महीने का समय था, और उस 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से हमारे जैसों ने जितना काम किया होगा, हमने अपने इलेक्शन में उतना काम नहीं किया। और मैं कई बार जस्टिस भंडारी जब मिलते हैं उनसे यही कहता हूं कि आपके इलेक्शन के लिए जितना मैंने काम किया, मैंने अपने इलेक्शन में अपने लिए नहीं किया। अलग अलग देश के लोगों से बात करनी, अलग अलग समय है उनका, कभी रात के 2 बजे आप बात कर रहे हैं क्योंकि वहां के समय के हिसाब से उनसे बात करनी है। लेकिन जो मित्रता हमने वो अलग अलग देशों में जाकर जो हासिल की, उसका फर्क पड़ा। जस्टिस भंडारी का सामना आखिर के अंदर यूके के जज के साथ था। यूके परमानेंट मेंबर है, स्थायी मेंबर है, उसका होना निश्चिंत था। लेकिन जो बाकी जो देश थे, उन्होंने जाके यूके के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को कहा कि हम जनरल असेंबली के वोटिंग की मांग करेंगे और आपके खिलाफ वोट देंगे। उन्होंने अपने आदमी को विड्रॉ कर लिया, जस्टिस भंडारी सिलेक्ट हो गए। ये जो ताकत जो पैदा हुई, वो इसलिए कि आपने सब देशों को दिखाया कि आप एक ऐसे राष्ट्र हैं जो उनके साथ चलना चाहते हैं, उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं, छोटे और बड़े के बीच में फर्क नहीं देखते। बहुत बड़ी बात है। एक बात बड़ी आपने इंटरेस्टिंग कही, उससे मेरे एक मन में एक सवाल आया। आपने कहा कि मैंने इतना काम कभी नहीं किया। आप तो फौज में रहे हैं, मोदी जी बहुत काम लेते हैं क्या? मोदी जी शायद सोते भी नहीं नहीं, ऐसा है कि 18 घंटे काम करते। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी जितना काम करते हैं, जब आप काम करते हैं तो आपके साथ जो लोग हैं वो भी उतना काम करने की चेष्टा करेंगे। और वो मैंने कहा कि मैंने उसको अपने इलेक्शन से लिया था जस्टिस भंडारी, क्योंकि आप रात को अलग अलग टाइम पर बात कर रहे हैं, दिन में तो आपको अपने बाकी काम करने ही हैं। तो एक पद्धति जो शुरू हुई है वो ये है, आपको काम करना है, आपको देश के लिए काम करना है, आपको जवाबदेही के साथ काम करना है, और आपको समयबद्ध तरीके से काम करना है, जैसा फौज में होता है।
लेकिन इसमें आप स्ट्रैटेजिकली कैसे देखते हैं कि आजकल जिस तरह की बाइनरीज पैदा हो गई हैं उसमें ये सब मित्रता भी पैदा कर लेना, रूस भी हमारी सुन ले रहा है और हमारी अमेरिका भी सुन ले रहा है, इजराइल भी मानता है और फिलिस्तीन भी हमसे दुश्मनी नहीं रख रहा है, ये कैसे मैनेज हो पाया और इसके पीछे का देखिए, सोच क्या इसमें है? दो तीन चीजें हैं। इसमें कैसे आप अपने विदेश नीति के अंदर रिश्तों को बढ़ाते हैं, कैसे आप उनको कन्वे करते हैं, और किस प्रकार से मोदी जी उन राष्ट्र नेताओं के साथ अपने संबंध। यानी उनका एक जो संबंध जो बनता है उसका इस पे फर्क पड़ता है। आज अगर आप सऊदी अरेबिया के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी, किसने सोचा होगा? अमेरिका और रूस तो ठीक है, यूक्रेन के साथ आपके अच्छे रिश्ते हमेशा से रहे, रूस के साथ भी अच्छे रहे, इसलिए हमको ऑपरेशन गंगा के अंदर आसानी हुई। जबकि हम जब लोगों को निकालना था और एक ही जगह बची थी उस समय, उसके लिए ट्रेन का बंदोबस्त हुआ, उस दौरान दोनों तरफ से इस चीज का यकीन किया गया कि कोई हमला ना हो, हम ट्रेन में निकाल के ले आए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, उनको लगता है कि सारे सऊदी और या जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो सुन रहे हैं भारत की, जो पहले नहीं उतनी सुनते थे। देखिए, जब किसी देश के अंदर आत्मविश्वास होता है, जब किसी देश के अंदर सहृदयता के साथ वो ये फैसला करता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे पास ये है, हम आपको देने को तैयार हैं, आप उनके साथ जो संबंध बनाते हैं उस संबंध की नींव विश्वास के ऊपर है, तो लोग बाग आपके साथ चलते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मैंने पिछली सत्र में भी कोशिश की थी कि सिर्फ मुझे ही सौभाग्य ना मिले, आप लोग भी अगर जनरल वीके सिंह साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्योंकि हमने उत्तराखंड में इस टनल की बात करी या फिर ऑपरेशन द्वारा जिनके द्वारा चलाए गए, और भारत की शक्ति की बात की, जो लोग अगर पूछना चाहें तो हाथ उठा। अच्छा सर, साहस और संकल्प के बाद आपकी आत्मकथा का अगला पड़ाव, जो आपका जन सेवा में आपका ये समय जा रहा है और इतने अद्भुत संस्मरण हम सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं वाणी प्रकाशन से हूँ और आपकी आत्मकथा का पहला भाग अब लगता है, अब दूसरा अध्याय तो जरूर आना चाहिए। क्या आने की संभावना है? देखिए, वो जो मैंने लिखी, मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं आत्मकथा लिखूंगा। अब मैं आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं किसी के घर गया हुआ था, उसने शाम को खाने के लिए बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि वहां पे एक प्रकाशक भी मौजूद है। मैं उनके साथ बात कर रहा था और कुछ जैसे जब आमतौर पे बात करते हैं तो हंसी मजाक की बात होती है, और मैं कुछ उनको ह्यूमर इन यूनिफॉर्म बता रहा था। देखिए, फौज में ऐसे होता है, आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ। एक जो मैंने उनको वाकया बताया, ये वाकया है जबकि हम लोग 2 घंटे के नोटिस पर थे आईपीकेएफ के तौर पर जाने के लिए। पुणे का वाकया है। लास्ट फ्लाइट जितनी भी इंडियन एयरलाइंस की थी उस समय, वो कैंसिल कर दी गई और एक एक करके जहाज उतर रहे थे और जो हमारी पूरी की पूरी ब्रिगेड थी उसके अंदर जानी थी। अपना काम करके मैं एक जगह खड़ा हुआ था, आराम से देख रहा था, और तभी हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब आए। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, जी हमारा तो लोड हो गया। उन्होंने कहा, बाकी जो लोड नहीं हो उनको देख कर आओ। तो एक मैं जहाज के पास गया, वहां मैंने देखा काफी हलचल हो रही है, हमारी यूनिट का था वो। तो वहां पे जब पहुंचा तो वहां पर जो एक हवलदार मेजर थे और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, उनके बीच में बहस हो रही थी, कुछ और लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा, भी क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा, जी क्वार्टर गार्ड का हमारा यूनिट का जो झंडा पोल पे चढ़ता, वो पोल लोड नहीं हो रहा। मैंने कहा, पोल को ले जाने की जरूरत क्या? नहीं साहब, बिना क्वार्टर गार्ड के झंडे के पोल के तो कैसे जा सकती है पलटन? तो मैंने अपने उसके लिए जानकारी के लिए पूछा कि आप
दे दिया कि आप लिख के दीजिए, और गलती से मैंने साइन कर दिया। मैं सोचा 1 साल के बाद पूछेगा, मुझे क्या पता कि प्रकाशक इतने खतरनाक लोग होते हैं। तो उन्होंने जिस दिन मैंने साइन किया, अगले दिन आके उन्होंने एक समय सारणी दे दी, आपकी ये चाहिए मुझे इतने दिनों में, ये चाहिए इतने दिनों में, ये चाहिए, और मैं उसमें फंस गया, इसलिए मैंने वो आत्मकथा लिखी। लेकिन आगे अब देखते हैं, ये अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसका शायद दूसरा संस्करण निकालना पड़े या उसको पूरे तरीके से चेंज करना पड़े, पता नहीं है। हालांकि मैंने वो किताब तो नहीं पढ़ी है, लेकिन टीएसडी पे तो जरूर आपको लिखना चाहिए। ये दिनेश मानसेरा को सवाल पूछना चाहते हैं। जनरल साहब, मैं दिनेश मानसेरा हूँ, 5 जन उत्तराखंड से। सिलक्यारा टनल में एक बात आपसे शायद छूट गई, वो बौगनाथ महाराज की, थोड़ा उस पर भी आप, क्योंकि कहते हैं देवभूमि है और देवभूमि में बिना देव के नमस्कार किए कुछ हो नहीं सकता, तो क्या एक ये भी कारण था? दूसरा सवाल मेरा एक ये है कि रामपुर से लेके और जो काठगोदाम तक नेशनल हाईवे 84 है, उस पे काम पिछले 2-3 साल से बहुत ढीला है, क्या इस पे कोई प्रगति होगी? देखिए, जहां तक बौगनाथ का सवाल है, वहां पे जब मैं पहुंचा, एक दिन लोकल जितने लोग हैं उनसे बातचीत कर रहा था, तब ये बात सामने आई कि जी यहाँ पर पहले एक छोटा सा मंदिर था और वो शायद बनाते टाइम हटा दिया गया है। तो मैंने कहा बिल्कुल, हम तो देखिए फौज के अंदर एक ही तंबू में सब कुछ होता है, गिरजा भी होता है, चर्च और मस्जिद भी होता है, मंदिर भी होता है, सब कुछ एक ही उसमें होता है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि जब गोली चलेगी तो कौन बचाएगा, जो भी है वो, इसलिए सबकी पूजा करते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक टेम्परेरी वहां पे बना देते हैं, लेकिन एक लोगों के मन में एक शक था, और मेरा मानना है कि जब लोगों को ऐसा लगने लगे तो कहीं ना कहीं पे एक नकारात्मक एनर्जी निकलने लगती है, जो हो सकता है कि फर्क डालती हो। तो इसलिए वहां पे हवन कराकर हमने कहा हम बिल्कुल मंदिर बनाएंगे, और उसके बाद आपको पता है कि सक्सेस भी मिल गई। अब बौगनाथ के कारण मिली या दूसरे उससे मिली, मुझे नहीं पता। जैसे मैंने कहा आपको कि हम लोग तो इसमें विश्वास रखते हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए और उसके बाद ज्ञान और कर्म होना चाहिए, ये सारी चीजें इकट्ठी चलती है। जहां तक रोड का सवाल है, मुझे पता है कि उस रोड के ऊपर काम थोड़ा स्लो चल रहा था। एग्जैक्ट उसकी आज क्या स्टेट है मैं कह नहीं सकता, कभी आपको वापस जाके मैं चेक करके फिर बता सकता हूं। एक सवाल और आखिरी में कि चूंकि आपने फौज में इतना लंबा समय बिताया और खासकर उस दौरान आप एक और वजह से सुर्खियों में आए थे कि विदेशी जो मतलब खासकर हम जब प्रोक्योरमेंट करते थे उसमें जिस तरह का मिडल मैन इन्वॉल्व रहते थे, उसमें जो गुस्से वाली खबर आपने बताई भी थी, तब से लेकर अब तक क्या परिवर्तन है? भारत की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी इन डिफेंस सेक्टर्स में है, हम तेजस को लेकर बात करें या बाकी उसमें आप कैसा पाते हैं एक फौजी के तौर पर, जब आप भारत सरकार की नीतियों को देखते हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की बात होती है, वो सिर्फ बात ही नहीं होती, उसके ऊपर अमल भी होता है। पहले 2014 से पहले आत्मनिर्भरता एक नारा था, आत्मनिर्भरता 1950 से चला आ रहा। आप किसी नेता को बता दीजिए मुझे 1950 से जिसने आत्मनिर्भरता की बात ना की हो। लेकिन बात करना और उसको किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, वो फर्क होता है। और अब उसके ऊपर प्रोत्साहन था, चीजें अच्छी चल रही हैं, अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, कई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कई टेक्नोलॉजी हम हासिल करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं। ये अच्छी चीज है, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप विदेशों के ऊपर भी हमेशा निर्भर करते रहेंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरे लोग तो चाहेंगे बिल्कुल। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक टैंक का एम्यूनिशन होता है जो कि
टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, उसको APFSDS बोलते हैं, आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड एम्यूनिशन। तो ये शुरू के अंदर जब हमारे पास रूसी टैंक आए थे तो हमने उनसे लिया था। एक गोले की कीमत $500 होती, 500 डॉलर थी ओके। जब हमने शुरू में लिया था। और वो हमारा स्टॉक जो है, क्योंकि हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, वो स्टॉक हमारा कम हो गया, थोड़ा क्रिटिकल हो गया। अब जिस देश ने दिया, कोई भी देश हो, चाहे आपका दोस्त है चाहे दोस्त नहीं है, वो निगाह रखता है कि आपके पास जो सामान गया है वो उसकी वस्तुस्थिति क्या है, क्या चल रही है। और जब हमारे पास क्रिटिकलिटी आए, हम दोबारा रूस के पास गए कि हमको ये चाहिए, क्योंकि जब शुरू में लाए थे तो हमारे लोगों ने कहा था कि हम बना लेंगे, लेकिन वो नहीं बना पाए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम दे देंगे आपको, लेकिन इसकी कीमत होगी सिर्फ $5000 पर गोला। ये दिक्कत है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको कितना 10 गुना देना पड़ेगा। हाँ, और इसलिए बनानी चीज जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। One question. अच्छा, एक सवाल और आ गया है, तो आखिरी सवाल। जी जी। नमस्कार सर, मेरा नाम नमिता शरण है और मैं एडिटर हूँ गोवा ऊपर कर लीजिए तो थोड़ी साफ थोड़ा सा आवाज। माइक को ऊपर कर लें। मेरा नाम नमिता शरण है और मैं एडिटर हूँ गोवा समाचार की। दो चीजें आपने बोली जो बहुत दिल को छू लेने वाली थी। एक तो आपने कहा कि आप बहुत छोटे से बिस्तर पर रह करके रात गुजारी, क्योंकि लोगों को बचाने का जिम्मेदारी थी आप पर। ये चीजें मीडिया में नहीं आई, इसका अफसोस है। दूसरी चीजें आपने बताई कि 192 कंट्रीज में भारत ने अपना डेलीगेशन भेजा। मोदी सरकार के आने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन की एक नई परिभाषा गढ़ी गई, ऐसा मुझे लगता है। जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हम करते हैं, उन्होंने उसको जमीन पर साकार करके दिखा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब तक हम इस वसुधैव कुटुंबकम को लेकर आगे नहीं चलेंगे, तब तक आपके रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। हर रिश्ता सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि वो क्या दे सकता है, मैं क्या दे सकता हूं। अगर उसके पीछे, और सब लोग इस चीज को समझते हैं, आपसी रिश्तों में भी यही होता है। जिस दिन आपसी रिश्तों में भी लगता है कि इस रिश्ते के अंदर कुछ स्वार्थ है, वो रिश्ता खटास में आ जाता है, और यही देशों के बीच में होता है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उसको लेकर जब हम मित्रता के हाथ आगे बढ़ाते हैं, सब लोग हमारे साथ चलने के लिए साथ चलते हैं। और G20 को देखिए आप, जिस भव्यता के साथ भारत ने किया, शायद ही किसी ने दुनिया में ऐसा किया। और इसके अंदर भी एक ही वो था, वसुधैव कुटुंबकम। हमने सबकी देखभाल करनी है, सबके साथ मित्रता करनी है, सबके भले की सोचनी है।